लोग अक्सर सोचते हैं कि 1857 की क्रांति अचानक भड़की एक आग थी, लेकिन सच ये नहीं है। ये तो उस लावे का नतीजा थी जिसे ब्रिटिश हुकूमत खुद दशकों से धीरे धीरे तैयार कर रही थी। तो आज हम परत दर परत देखेंगे कि कैसे लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी की नीतियों ने एक सोची समझी साजिश के तहत भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा और उस महाविद्रोह के लिए बारूद बिछाया। और सच कहूं तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना बस एक लाइन ही काफी है। 1857 से पहले का हर साल, हर एक नीति उस टैंक में पेट्रोल भरने जैसा था जो विद्रोह की आग के लिए तैयार किया जा रहा था। और जब वो टैंक लबालब भर गया तो उसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी। तो चलिए इस पूरी साजिश की पहली कड़ी से शुरू करते हैं। ये थी लॉर्ड वेलेस्ली की एक नीति जिसे इतिहास ने एक बहुत ही सही नाम दिया है, मीठा जहर। और ये नाम ही इसकी पूरी असलियत बता देता है। तो ये सहायक संधि आखिर थी क्या चीज? देखिए, कागज पर तो ये एक दोस्ती का समझौता लगता था, पर असल में ये गुलामी का एक दस्तावेज था। भारतीय राजाओं से कहा गया कि हम आपको बाहरी हमलों से बचाएंगे, बस आप हमारी सेना को अपने राज्य में रखिए, और हाँ, उसका सारा खर्चा भी आप ही उठाइए। मतलब ये सुरक्षा का एक ऐसा जाल था जिसके बदले में पूरी की पूरी आज़ादी ही छीन ली गई। अब जरा इस जाल की शर्तें देखिए और फिर समझ आएगा कि ये कितना खतरनाक था। पहली शर्त, राजा अपनी खुद की सेना को खत्म कर देगा। दूसरी, ब्रिटिश सेना को अपने ही खर्चे पर अपने राज्य में रखेगा। और तीसरी, किसी भी दूसरे राज्य से अंग्रेजों की इजाजत के बिना कोई भी समझौता या रिश्ता नहीं रखेगा। तो नतीजा क्या हुआ? राजा अपने ही महल में एक कैदी बनकर रह गया, पूरी तरह से बेबस और शक्तिहीन। और इस मीठे जहर का असर बहुत तेजी से फैला। 1798 में हैदराबाद इसका पहला शिकार बना, और फिर तो देखते ही देखते मैसूर, तंजौर, अवध और यहाँ तक कि मराठा पेशवा एक एक करके भारत की बड़ी बड़ी रियासतें इस जाल में फंसती चली गईं। ये एक ऐसी दीमक की तरह था जो अंदर ही अंदर राज्यों की आज़ादी को खोखला कर रही थी। अब अगर वेलेस्ली की नीति मीठा जहर थी ना, तो लॉर्ड डलहौजी वो तो सीधा खंजर लेकर आया था। उसकी नीति को कहा गया व्यपगत का सिद्धांत, या आम भाषा में कहें तो हड़प नीति। और ये सिर्फ जमीन छीनने की नीति नहीं थी, ये भारत की आत्मा, उसकी परंपराओं पर एक सीधा हमला था। नियम तो बहुत सीधा और क्रूर था। अगर किसी राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो उसके मरने के बाद उसका राज्य सीधे सीधे ब्रिटिश हुकूमत का हो जाएगा। सोचिए, गोद लिए हुए बेटे यानी दत्तक पुत्र की परंपरा, जिसे हजारों सालों से भारत में मान्यता मिली थी, उसे एक झटके में गैर कानूनी बना दिया गया। इस टाइमलाइन पर जरा नजर डालिए, आपको इस नीति की रफ्तार और भूख का अंदाजा हो जाएगा। 1848 में सतारा से शुरू होकर जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर एक के बाद एक राज्यों को निगला जा रहा था। ये अंग्रेजों के साम्राज्यवादी लालच का सबसे खुला प्रदर्शन था। लेकिन इन सब में एक कहानी ऐसी है जो सिर्फ एक राज्य को हड़पने की नहीं, बल्कि एक गहरे धोखे और एक बड़े जख्म की कहानी है। ये कहानी है अवध की, जिसके साथ हुए अन्याय ने 1857 के विद्रोह की सबसे बड़ी राजनीतिक चिंगारी को सुलगाया था। तो अंग्रेजों ने बहाना क्या बनाया? कुशासन। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नवाब वाजिद अली शाह अपना राजकाज ठीक से नहीं चला रहे। लेकिन सच क्या था? सच ये था कि नवाब अपने जनता में बहुत लोकप्रिय थे। असली खेल तो अवध की उपजाऊ जमीन और उसकी लोकेशन का था, जिस पर अंग्रेजों की नजर गड़ी हुई थी। ये सरासर एक धोखा था। अवध पर कब्जे का असर बहुत बहुत गहरा हुआ। और क्यों? वजह सीधी थी, ब्रिटिश सेना का हर दूसरा तीसरा सिपाही कहाँ से था? अवध से। जब उन सिपाहियों ने देखा कि उनके नवाब, जिनकी वो इतनी इज्जत करते थे, उन्हें इस तरह बेइज्जत करके निकाल दिया गया, तो ये उनके लिए एक निजी अपमान बन गया। अब आते हैं उन चीज़ों पर जिन्हें अंग्रेज अपनी सबसे बड़ी देन बताते थे, रेलवे और टेलीग्राफ। पर सवाल ये है कि क्या ये सच में भारत की तरक्की के लिए थे, या फिर ये भी गुलामी के ही नए और धारदार औजार थे? देखिए, इन टेक्नोलॉजी के ना दो चेहरे थे। एक जो दुनिया को दिखाया गया, आधुनिकीकरण का, और दूसरा असली चेहरा, शोषण और नियंत्रण का। रेलवे लाइनें इसलिए बिछाई गई ताकि भारत के कोने कोने से कच्चा माल लूटकर बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके,
और अगर कहीं लोग इस लूट के खिलाफ आवाज उठाएं तो टेलीग्राफ से फौरन खबर भेजकर ट्रेन से सेना पहुंचाकर उस विद्रोह को कुचल दिया जाए। तो ये तो थी राजा नवाबों की कहानी, लेकिन सबसे बड़ी और असली मार किस पर पड़ी? आम इंसान पर, भारत के किसान और कारीगर पर। अंग्रेजों ने सिर्फ हमारी सियासत नहीं बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़कर रख दी थी। उन्होंने लगान वसूलने के लिए ऐसे ऐसे सिस्टम बनाए ना, जिनका बस एक ही मकसद था, भारत की दौलत को निचोड़ कर ले जाना। नाम भले ही अलग थे, जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, पर नतीजा एक ही था। किसान पिस रहा था और अंग्रेजों की तिजोरी भर रही थी। ये लूट किस हद तक थी, इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए, 50%। रैयतवाड़ी सिस्टम में किसानों को अपनी पूरी फसल का 50% तक लगान देना पड़ता था। जरा सोचिए, खून पसीने की आधी कमाई सीधी अंग्रेजों की जेब में। और इसका नतीजा क्या हुआ? होना क्या था? किसान कर्ज के बोझ तले दबकर पूरी तरह बर्बाद हो गया। और दूसरी तरफ ब्रिटेन की मिलों से आए सस्ते माल ने हमारे कारीगरों का काम धंधा भी चौपट कर दिया। देश का किसान और कारीगर दोनों ही भूखमरी की कगार पर पहुंच गए थे। तो अब जरा सोचिए, जब किसी कौम की सियासत छीन ली जाए, उसकी परंपराओं, उसके धर्म पर हमला हो और उसके अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी जाए, तो फिर उस देश के लोगों के पास बगावत के अलावा और कौन सा रास्ता बचता है? 1857 की क्रांति कोई हादसा नहीं थी, ये सिस्टमैटिक जुल्म का एक तय नतीजा थी।